नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज हम चर्चा करेंगे कि गौशाला का मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब गाय को क्या डाइट देनी चाहिए। और इसके जो भारतवर्ष के मतलब एक क्रांतिकारी महान पुरुष जिन्होंने इस गाय के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और उनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, उनसे जानेंगे कि आप गौ माता का कैसे मैनेजमेंट करें और गौ माता की डाइट क्या होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम ये भी बताएंगे कि एक जो गौ सेवक होता है, जो गाय पालने की सोच रहा है या गाय से संबंधित कोई कार्य करने के लिए सोच रहा है, तो उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी दिनचर्या कर सकते हैं तो फिर आपको गौ पालन के लिए सोचना चाहिए या गौ माता के बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो हम गौ सेवक होते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनकी पूरी दिनचर्या क्या है। तो आज प्रवीण गौड़ जी से जानेंगे मतलब एक गौ सेवक की दिनचर्या क्या होती है और फिर हम आगे चलेंगे। प्रवीण जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं प्रवीण प्रभु गौ सेवा, गांव ताजपुर, द्वारका सेक्टर 19 के नज़दीक में है, दिल्ली में। जैसा कि दीपक जी आपने मुझसे पूछा कि मेरी दिनचर्या क्या है। जी। दीपक जी, मेरा दिन शुरू होता है सुबह 2:45 बजे, 2:30-3 बजे से जी। और मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे 3 बजे गौशाला होना होता है। हमारी मिल्किंग का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का है, सूर्योदय से पहले का, वो 3 बजे से शुरू हो जाता है और लगभग 5 बजे तक चलता है। 2 घंटे का हमारा मिल्किंग का टाइमिंग है गौशाला का। उससे पहले हम आके यहाँ इनको, गायों को, सबका गोबर वगैरह इकट्ठा करवाते हैं और दूध मिल्किंग शुरू कर देते हैं। उसमें हमें 2 घंटे लगते हैं। 5 बजे तक हम मिल्किंग कर देते हैं। जितनी भी डिलीवरी होनी होती है सब डिलीवरी चली जाती है। हमने एक सिस्टम और रखा हुआ है, जैसे ही हम 10 गायों का दूध हमारा इकट्ठा हुआ और हम डिलीवरी पे भेज देते हैं। उसके बाद क्या सिस्टम है, 10 गाय फिर मिल्किंग में आएंगी, फिर दूध निकलेगा उनको और फिर हम उनको भेज देते हैं। ऐसा हमने सिस्टम रखा हुआ है। उसके बाद दूध निकलने के बाद हम सब गायों को चेक करते हैं, किस गाय ने भोजन किया है, किसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी को टेम्परेचर है, कोई बच्चा है जो माँ को दूध नहीं पी रहा है, वो हम बच्चों को टेस्ट करते हैं और जिसको उपचार देना होता है हम उपचार देते हैं। उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद योग प्राणायाम होता है, योग 5-6 बजे तक। उसके बाद हमारा भोजन का समय रहता है। पूजा पाठ करने के बाद भोजन का समय रहता है 8 से 9 बजे का। भोजन करने के बाद मैं अपनी व्यवस्था देखता हूँ, जो हमारी दिनचर्या है, जहाँ मेरे व्यवसाय है, मेरी फैक्ट्री है, लोहे का मैं काम करता हूँ। ये एक जो गौशाला का गो पालन किया है हमने, ये एक शौक़ पैदा किया है। हमारे आचार्य जी हैं जिन्होंने हमें बताया कि भाई आप गो पालन करने का क्या महत्व है, गौ सेवा क्या है। हमने जीवन में बचपन से ही 2 गाय रखी और गायों का सिस्टम क्या था कि हमने उसको किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ था। अपने दिमाग में ये बातें होती थी कि गाय को चारा देंगे, पानी पिलाएंगे, दूध निकालेंगे, पिएंगे और सो जाएंगे। उसके महत्व का नहीं पता था हमें। जब हमने गुरुकुल से पढ़ाई की, कांचीपुरम तमिलनाडु से पढ़ाई करने के बाद मेरे आचार्य जी ने बताया कि इसका महत्व क्या है, तब हमारे मन में एक भाव आया कि गौ सेवा हम भी कर लें। हमने 1-2 गाय हमारे पास पहले थी, हमने और गाय ले आए हम 2-4, तो हमने फिर वो बढ़ता चला गया हमारा काम और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा हम ये गौ सेवा करने के बाद, जैसे हम शाम को दूध का टाइम होता है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, गौशाला में उपलब्ध होते हैं। चारों तरफ हमने कैमरे लगाए हुए हैं गौशाला के अंदर। बीच बीच में हम देखते रहते हैं हमारी गाय कौन सी कहाँ है, किसने खाना खाया, किसको क्या फीड दिया गया है, कोई परेशान तो महसूस नहीं हो रही है। इस तरह का हम देखते रहते हैं। उसके बाद शाम को 9 बजे मैं ज़रूर हाजिर होता हूँ गौशाला के अंदर। पूरी गौशाला का हम ब्यौरा देखते हैं, भाई आज गाय ने क्या खाया, कौन सी गाय को तबीयत ठीक है या नहीं है, किसने गर्भ धारण किया है। वो बड़ा महत्व का बात है कि गाय तो गर्भ धारण करेगी तो गाय बच्चा देगी और बच्चा देगी तो दूध देगी। उसके अलावा हम गोबर गौमूत्र पे भी काम कर रहे हैं। 9 बजे के बाद अपनी दिनचर्या रहती है, माता पिता की सेवा में रहते हैं 9 से 10:30 बजे तक लगभग। और मेरी चारपाई मुझे मिलती है 11 बजे और 11 बजे से फिर मैं 3 बजे के लगभग फिर गौशाला में आ जाता हूँ। तो मेरी दिनचर्या में जो मैं सोने का समय है मेरा केवल 4 घंटे का है। अभी देखेंगे, हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो समझता है इस बात को कि भाई डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि हमारी नींद कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए। 8 घंटे का मतलब 24 घंटे में से तीसरा हिस्सा।
अगर आप इसका महत्व को बता देता हूँ। अगर आप गौशाला में रहते हैं तो आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, आप इतने रिचार्ज हो जाएंगे गौशाला के अंदर कि आपकी नींद 8 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। 8 की तो बात दूर है, 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। यदि आप खेत खलियान में रहते हैं, खुले में रहते हैं, जंगल के इलाके में रहते हैं, गांव के इलाके में रहते हैं, तो आपकी 6 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। यदि आप छत पे सोते हैं और खिड़की दरवाजे खोल के कमरे में सोते हैं तो आपकी नींद 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। यदि आप एसी में सोते हैं, दरवाजे बंद करके सोते हैं, तो आपकी नींद 12 घंटे में भी पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको कृत्रिम ऑक्सीजन मिल रही है, आपको प्राकृतिक ऑक्सीजन मिल नहीं रही है जिससे आप चार्ज होंगे। वो जो प्राकृतिक एनर्जी है जो गौशाला से मिलती है, वो एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है। आप चंद घंटों में चार्ज हो जाते हैं, आप फिर काम पे आ जाते हैं। तो ये मेरी दिनचर्या है। तो ये प्रवीण जी ने बताया कि एक गौ सेवक की ये दिनचर्या होती है। अगर कोई गौ सेवा में आना चाहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी अपनी दिनचर्या में चेंज कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। और अगर इसके बारे में आप ऊर्जा लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो भी प्रवीण जी के यहाँ पे पास में आ सकते हैं। एड्रेस और नंबर आपको हर वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अब एक मैं विशेष बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं गौशाला चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और गौशाला के नाम पे डोनेशन मांगते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। हम यहाँ पे बल्कि देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। स्वावलंबी गौशाला है ये दिल्ली की। और अब हम जानेंगे कि एक व्यक्ति को जो गाय के क्षेत्र में आना चाहता है तो उसे कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बारे में तो यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, तब कोई व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। वो फ़ोन करके जानकारी ले सकता है कि कब वो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन कुछ मेन चीज़ें जानेंगे हम मैनेजमेंट की, कि अगर कोई व्यक्ति एक गौ सेवा करना चाहता है, गौशाला खोलना चाहता है, तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रवीण जी से। कृपया लोगों को मैनेजमेंट के बारे में बताएं। दीपक जी, आपने बहुत ही गहरी और बहुत ही महत्व की बात पूछी है कि गौशाला खोलना सब चाहते हैं, गाय पालन करना सब चाहते हैं, लेकिन उसके रख रखाव के बारे में लोगों को कम ज्ञान है। जी, क्योंकि हम भूल गए हैं इस विषय में। देखिए, गाय को कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं सबको ये प्रेरित करता हूँ कि गाय का मतलब भारतीय नस्ल की देसी गाय। जी। कभी भी होस्टन फिजिशियन या और विदेशी गाय जैसे जर्सी होस्टन है, फिजिशियन है, ये गाय ना रखें। वो गाय नहीं है, वो गाय की तरह दिखने वाला एक प्राणी है। और अपनी जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है तो खुले में भी रह सकती है। आप देखेंगे जून जुलाई के महीने में कितनी धूप पड़ती है, लू चलती है, गर्मी होती है। आप उसको छाया में बांध दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, खोल दीजिए, वो जाके धूप में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको अपनी सूर्य की नाड़ी जो है चार्ज करनी है, एक्टिव होती है धूप में आने के बाद, उसको अच्छा लगता है। देखिए, आप जैसे दूध का महत्व है इसका, भैंस जो है बारिश के दिनों में दूध से बढ़ेगी और गर्मियों में घटेगी, और देसी गाय का जो ये महत्व हम्प का है वो गर्मियों में बढ़ेगी और बारिश के दिनों में घटेगी। सबसे पहली बात तो ये है। और देसी गाय को आपको मैनेजमेंट करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसको कोई लेंटर वाला कमरा नहीं चाहिए। आप घास फूस अपने गांव में, देश में, भारत में बहुत अवेलेबल है। आप उसकी छान बोल देते हैं, शेड बोल देते हैं, उसको डालिए। ऐसे शेड हमने पीछे बना भी रखा है। आप थोड़ा सा शेड दिखाइए लोगों को कि प्रवीण जी ने एक बैम्बो का शेड डाल रखा है। उसको हम आपको बाद में अंदर से भी दिखा देंगे, लेकिन नॉर्मल शेड डाल रखा है हमने। तो आप हमने ये जितना भी शेड डाला हुआ है सब हमने जो नीचे बांस है, बांस की फट्टियां डाली हुई हैं, बलियों पे, लकड़ी बलियों पे खड़ा हुआ है, और बांस की फट्टियों के ऊपर हमने जो धान की पुराली, जो लोग आजकल जला देते हैं, प्रदूषण की समस्या का मेन कारण हो रखा है, ये बताते हैं, तो वो हमने पुराली डाली हुई है। पुराली के बाद ऊपर हमने मेट्रो सीट डाल दी। हालांकि मेट्रो सीट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो हमारे पास अवेलेबल थी, हमने डाल दी ताकि वो बारिश से बचा जाए। हालांकि उसकी ज़रूरत है नहीं मेट्रो शीट की, जो जीआई शीट बोलते हैं, मेट्रो शीट भी बोल देते हैं उसको। जितना भी पुराली है, धान की पुराली, उसमें पानी रुकता ही नहीं है, वो सारा पानी ड्रेन होकर नीचे आ जाता है। उसका महत्व ये है कि गर्मियों में ठंडा रहेगा और सर्दियों में गर्म रहेगा। जहाँ गायें रात को अपना समय व्यतीत करती हैं, शांत होकर जुगाली करते हैं, आप वहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में भरपूर मात्रा में ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, उन दिनों में आप बिना रजाई के आराम से सो सकते हैं, इतनी गर्माहट होती है उसमें। और जब देखेंगे
अब गर्मियों की बात करूँगा, जून जुलाई के महीने में, जहाँ गायें आराम से बैठ के विचरण करती हैं, भोजन प्राप्त करती हैं या आराम से निडर होकर बैठती हैं, वहाँ जून जुलाई के महीने में बाहर के टेम्परेचर में अंदर के टेम्परेचर में कम से कम 4 डिग्री का फ़र्क होता है। बाहर 4 डिग्री एक्स्ट्रा होगा और अंदर 4 डिग्री टेम्परेचर जून जुलाई के महीने में कम होगा। इतना बड़ा महत्व है इसका। दूसरा, जो भी गाय पालना चाहे, अगर आप बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, पहले बड़े स्केल पे ना करें, छोटे स्केल से शुरू करें। छोटे स्केल के लिए आप कहीं भी अपनी थोड़ी ज़मीन लेके अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। बड़े स्केल के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि गाय के लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। गाय को पानी का क्या खर्चा है, खाली पीने का है। ना तो देसी गाय को कभी नहलाने की ज़रूरत होती है, नहलाना, क्योंकि इसके अंदर गर्मी नहीं है। ये एक सात्विक चीज़ है। भगवान ने, ऋषि मुनियों का देश भारतवर्ष है, इसमें देसी गाय उपलब्ध है, उसको इस तरह की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये खुद बीमार नहीं होती और लोगों को, बीमारों को ठीक करती है। आप देखेंगे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये सब जितनी भी पैथियाँ हैं, ये सब बोलते हैं बीमार होइए, हम आपको ठीक करेंगे। और भारतवर्ष की देसी गाय बोलती है आपको बीमार ही नहीं होना है। जय हो, क्या बात है। इतना अद्भुत महत्व है, ये समझने की बात है। अपनी यहाँ गौशाला से लोग इतने कैंसर के ठीक हुए हैं, सिर्फ यहाँ के उनकी सेवा करते हैं, गौमूत्र प्राप्त करते हैं, क्षीर प्राप्त करते हैं। जो बच्चे मेरी नॉलेज में, उनके माता पिता ने बताया हमें कि दूध नहीं पीते थे, वो दूध पीते हैं। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दूध पीना कंपलसरी है। या घी के लिए, घी का महत्व बताया गया है, घी खाना है उधार लेके खाइए देसी गाय का। लेकिन दूध के बारे में, क्योंकि अब हमारी दिनचर्या ऐसी है, हमें पोषक तत्व पूर्ण नहीं हो पाते हमारे भोजन में, जगह जगह केमिकल से खेती हो रही है, तो जो देसी गाय का दूध है वो हमारे पोषक तत्व पूरे कंप्लीट करता है। तो किसी भाई को भी ट्रेनिंग की या रिक्वायरमेंट है, कोई इस तरह की, किसी गाय को कोई बीमारी होगी है, कोई थनैला की प्रॉब्लम है, कोई अफारे की प्रॉब्लम है, किसी को टेम्परेचर बढ़ जाता है, दूध से नहीं बढ़ती हैं गाय, गोबर ठीक नहीं कर रही है, वो आंखें देख के हम बता देते हैं कि गाय को दिक्कत क्या है। तो किसी को, भाई को भी पूछना चाहता है तो आपने हमारा नंबर आपने स्क्रीन पे लगाया भी हुआ है, तो हम उसको उपचार बताएंगे। धन्यवाद। और मेरे को पूरे भारतवर्ष से फ़ोन आते हैं और वो मेरे को बोलते हैं कि दीपक भाई, गौ माता को हम क्या खिलाएं। तो आज प्रवीण भाई इस पे गहरे तरीके से बताएंगे कि गौ माता की क्या डाइट होनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, दूध बढ़ाने के लिए ये क्या क्या खिलाते हैं, बड़े लेवल पे अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो डाइट क्या होनी चाहिए। इन्होंने डाइट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी बात यह है इस गौशाला की कि यहाँ पे सारे के सारे जो बर्तन हैं वो लोहे के उपयोग होते हैं या और किसी एल्युमिनियम यूज नहीं होता। यहाँ पे एल्युमिनियम और प्लास्टिक की एंट्री नहीं है। और मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपने गौशाला में या गाय को प्लास्टिक और एल्युमिनियम से दूर रखें। तो अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा गौ माता को पकाने के लिए एक स्थान बना रखा है, कढ़ाई है, उसको भी दिखाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें डलती है, कुछ वो सैंपल भी आपको दिखाएंगे। आओ चलते हैं।